students, I am Ujjwal and welcome back to your own channel Online Edu Hub। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 तक कर लिया था और ये पार्ट 4 है जिसमें 4 से 5 टॉपिक होंगे। सारे टॉपिक्स जो है वो आसान है, तो आइए अच्छे से समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ये इसमें पार्ट 4 में डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो डेयरी कृषि में जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, दूध से जो उत्पादन बनता है, चाहे वो पनीर हो चाहे वो दही हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो दूध से जो बनने वाले उत्पाद हैं उसी को हम डेयरी कृषि कहते हैं। इसमें सिर्फ दूध के उत्पादन से रिलेटेड जो है हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दुग्ध उत्पादन यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें जो है पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, और उनसे दूध प्राप्त करके जो है अलग अलग तरह की जो उससे चीज़ें बनती हैं उनको बना के मार्केट में सप्लाई किया जाता है। दूध हो और दूध भी सप्लाई किया जाता है, पनीर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है ताकि वो बराबर दूध देती रहे, उनके स्वास्थ्य को बुरा असर ना पड़े। प्रजनन क्षमता पे भी ध्यान दिया जाता है और चिकित्सक सुविधा पे भी ध्यान दिया जाता है। तो अब आते हैं पूंजी पे। तो इसमें जो है पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पशुओं के लिए छप्पर की व्यवस्था करनी पड़ती है, घास इकट्ठा करना पड़ता है इनके चारे के लिए, और दूध उत्पादन में जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे अलग अलग मशीनें होती है जिनका अब ज़्यादा गाय होंगी तो उसके लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जो मशीन से दूध निकलता है। तो उस तरीके की चीज़ों में जो है ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो डेयरी कृषि में जो है गहन श्रम की ज़रूरत पड़ती है, यानी ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्य के लिए जो है पूरे साल भर मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है। पशुओं का दूध निकालने, उनको चराने, उनकी देखभाल करने के लिए भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए जो है पूरे साल भर जो है मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पूरे साल भर वहाँ पे जो लोग जो हैं वो कार्य करते हैं पशुओं के लिए। अब नेक्स्ट है वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन अब कितने प्रतिशत लोग उत्पाद प्रयोग करते हैं अभी के समय में। तो पाश्चरीकरण की सुविधा आदि के कारण जो है विभिन्न डेयरी उत्पाद को जो है अधिक समय तक रखा जा सकता है। अब क्या हो गया है कि पाश्चरीकरण की सुविधा जो आ गई है जिसके कारण जो है डेयरी उत्पाद हो, चाहे वो पनीर हो चाहे वो दूध हो, ठीक है, जैसे कि कहते हैं फुल क्रीम, तो इन सब दूधों को जो है 1 से 2 दिन तक की टाइमिंग होती है और वहाँ से भी आता है तो जल्दी निकल के आता है फैक्ट्री से। तो अलग अलग तरीके से जो पाश्चरीकरण की सुविधा के कारण जो है डेयरी उत्पाद जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है ना, उसको ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। अब इसी के बाज़ार के ऊपर आओ, तो बाज़ार में क्या है, इसे कैसे भेजा जाता है, ठीक है, डेयरी कृषि का कार्य जो है वो कहाँ होता है, तो इसमें पढ़ते हैं। डेयरी कृषि का कार्य जो है नगरों एवं औद्योगिकरण केंद्रों के निकट किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य कहाँ किया जाता है, नगर, जहाँ पे बसे हुए नगर हो या फिर फैक्ट्री का क्षेत्र हो, इसके आसपास किया जाता है ताकि उन्हें जो है संसाधन में ज़्यादा परेशानी ना हो। किसी भी जो उत्पाद हैं उसको ट्रांसफ़र करने में वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जहाँ वो उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे, और फैक्ट्री में भेजने में जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, तो ऐसे आसपास जगह पे वो करते हैं। नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ताज़ा दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की अच्छी मांग भी होती है। यहाँ पे तो अच्छी मांग भी होती है, हैं, फैक्ट्री में भी अच्छी मांग होती है, वहाँ से फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री से पैकिंग होके जो अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचा दूध, ठीक है। और नहीं तो फिर वहाँ पे लोग जो होते हैं उनकी भी जो है जो खरीदने की क्षमता है, क्रय शक्ति जिसे हम कहते हैं, कि उनके खरीदे सामान को खरीदने की क्षमता जो है वो भी ज़्यादा होती है। लोग दूध की मांग ज़्यादा करते हैं और अलग अलग पनीर हो गया, खोआ हो गया, इन सब डेयरी उत्पादों की अच्छी मांग होती है वहाँ पे ऐसे क्षेत्र में।
अब ये डेयरी उत्पाद किन किन मुख्य क्षेत्रों में होता है वो पढ़ लेते हैं, किन किन क्षेत्रों में डेयरी उत्पाद मुख्यतः की जाती है। तो इसमें क्या है, वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, इसे हम वाणिज्य डेयरी कृषि भी कह सकते हैं। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है की जाती है। सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो है वो कनाडा है, और तीसरा जो है न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है, ठीक है। इसमें ये 3-4 क्षेत्र हैं, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो डेयरी कृषि समझ लिया हमने। अब नेक्स्ट पे आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश जो हैं वहाँ पे ये कृषि जो है वो की जाती है। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है, एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें जो है खट्टे फलों के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। खट्टे फल जैसे कि इमली हो गया, या फिर नींबू, अनानास और संतरा, मौसमी, ऐसे फलों पर जो है ज़्यादा उत्पादन पर जो है ध्यान दिया जाता है। खट्टे फल उगाया जाता है इसमें भूमध्य सागरीय कृषि में। यहाँ जो है शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में जो है अंजीर और जैतून पैदा होता है। यहाँ पे गर्मी के मौसम में क्या होता है, अंजीर और जैतून पैदा होता है। इसमें कई क्षेत्रों के देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। जो अच्छे प्रकार की जो वाइन होती है तो उनका उत्पादन किया जाता है, शराब का उत्पादन किया जाता है अच्छे किस्म के अंगूर से। और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उन्हें सुखाकर जो है मुनक्का और किशमिश बना लिया जाता है। अच्छे किस्म से वाइन बनाते हैं, और जो थोड़े निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उससे मुनक्का और किशमिश बनाते हैं। 5वां पॉइंट है, शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से इनकी आपूर्ति की जाती है ना। तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जब फलों और सब्जियों की मांग होती है तो फिर इसी क्षेत्र से जो है फल और सब्जी भी उगाई जाती है और इन्हीं से मांग पूरी की जाती है। अब आते हैं बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि। तो सब्जी खेती व उद्यान कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल, ये कैसी फसलें होती हैं जिनमें अधिक पैसे की मिलते हैं, अधिक और जल्दी मिलते हैं। तो इसलिए जो है सब्जी खेती व उद्यान कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल तथा फूल लगाए जाते हैं, जिनकी मांग जो है वो नगरीय क्षेत्र में होती है। इनकी मांग कहाँ होती है, इनकी मांग जो होती है वो नगरीय क्षेत्र में होती है। अब नेक्स्ट आते हैं खेत का आकार। इसमें खेत का आकार कैसे होता है, इस प्रकार की कृषि में खेत का आकार जो है वो छोटा होता है। खेत का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और श्रम एवं पूंजी निवेश, इसमें गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की जरूरत होती है। ज़्यादा श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पैसों की भी जरूरत होती है। इसके अलावा इस कृषि में जो है सिंचाई, खाद, ठीक है, खेत में सिंचाई के लिए और खाद, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप की भी उपयोग किया जाता है। यातायात एवं साधन, ठीक है, तो इसमें यातायात के साधन का क्या है, तो खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा जो है वो नगरीय क्षेत्रों, खेत जो है वो अच्छे यातायात साधनों के द्वारा जो है नगरीय क्षेत्रों, ऐसे केंद्र जहां अधिक पैसे वाले उपभोक्ता वर्ग रहते हैं वहां फसल को भेजा जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, अच्छे यातायात के साधनों के द्वारा जो है वो नगरीय क्षेत्रों में ऐसे जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे जो है अच्छे क्रय शक्ति वाले उपभोक्ता रहते हैं, वहाँ पे भेजा जाता है ताकि जो है जल्दी मुनाफा हो सके। अब आते हैं क्षेत्र में ये कहाँ कहाँ की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक होता है। ऐसे क्षेत्र में क्या जाता है जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ जल्दी बिक जाती हैं और मुनाफा भी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में की जाती है, ऐसे क्षेत्र के आसपास की जाती है। अब आते हैं ट्रक कृषि क्या है। तो अब इसका नाम किस आधार पर ट्रक कृषि पड़ा, ये मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन कि इसका नाम जो है किस आधार पर ट्रक कृषि पड़ा। तो जिन प्रदेशों में केवल सब्जियों को उगाते हैं वहाँ इसे ट्रक कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सब्जियां उगाई और सब्जियों को जो है ट्रक पे लाद दिया
और उसके बाद जो है एक रात का सफ़र तय किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले, मतलब आसपास के 6 स्टेट में जो है, राज्य में जो भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो है उसे ट्रक कृषि कहते हैं। प्रदेशों में केवल सब्जियों को उगाते हैं, वहाँ इसे ट्रक कृषि कहते हैं। और ट्रक फार्म या बाजार के बीच की दूरी, यानी ट्रक जो है वो फार्म जहाँ पे उग रहा है और जहाँ पे उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, और बाजार के बीच की दूरी जो एक रात में तय कर लेता है। यानी कुल मिला के एक तरीका है इसमें, मतलब कि एक रात में तय कर लेता है, यानी जल्दी तीव्र गति से तय कर लेता है। उसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा। ठीक है, क्योंकि ट्रक जो है वो फार्म के और बाजार के बीच की दूरी जो है वो एक रात या फिर आधे दिन इस तरीके से पूरी करता है ना, मतलब ट्रक से ही भेजा जाता है सब्जियों को, तो इसलिए जो है वो ट्रक कृषि कहा जाता है। अब आते हैं संगठन के आधार पर कृषि। किन किन संगठन के आधार पर कृषि होती है? तो 2 संगठन के आधार पर होती है, एक सहकारी कृषि और एक सामूहिक कृषि। तो सहकारी कृषि पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ऐसे में बता देता हूँ, सहकारी कृषि जो है वो एक लोग जो है अपना एक सहकारी संस्था बना के जो है कार्य करते हैं, और सामूहिक कृषि में जो है लोग एक समूह बना के जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, इस तरीके से वो अपना कृषि कार्य संपन्न करते हैं। तो सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में हम अंतर देखते हैं क्या है। जब किसानों का एक समूह जो है वो अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य समाप्त करता है, स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर जो है कृषि कार्य को समाप्त करता है, तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म निजी होते हैं, इसमें जो है अपने अपने खेत होते हैं, प्राइवेट होता है। ठीक है, और सहकारी समिति कृषकों की सभी प्रकार से मदद करते हैं। एक समिति जो है इनकी, वो आपस में एक दूसरे की सभी हर प्रकार से जो है मदद करते हैं। सहकारी समिति अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती है। वह सहकारी समिति जो है वो अपने उत्पादों को जो है एक अनुकूल शर्तों पर बेचती है, अनुकूल मूल्य लगाती है। सब आपस में मिलकर विचार करके एक मूल्य लगाती है, उसी मूल्य पर जो है मार्केट में सब्जियों को जो है भेजा जाता है, उत्पाद को जो है भेजा जाता है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुई थी, और तथा पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, ठीक है, ये कहाँ कहाँ सफल हुआ था? पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन और इटली में यह सफलतापूर्वक चला था। ये जो सहकारी आंदोलन जो है ये कहाँ कहाँ चला था? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली। अब आते हैं सामूहिक कृषि पर। तो सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज को सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इसमें जो क्या है, लोग जो हैं एक खेत में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग घर के। तो इसमें क्या है, एक समूह बना के एक समाज में कार्य कर रहे हैं। किसी का कोई अपना खेत नहीं है, सब सरकारी खेत हैं, सरकार के अधीन होकर काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सरकार इस पर पूरा नियंत्रण रखेगी इन लोगों के ऊपर। तो सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो पूरे समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सामूहिक कृषि में सभी कृषक जो हैं वो अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन तथा श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। किसी की बैल होती है, किसी का फाल होता है, किसी का फावड़ा होता है, इस तरीके से जो है सब मिलकर जो है कार्य करते हैं। किंतु भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अपने अधिकार में रख सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा जो है भूमि का अपने अधिकार में रख सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं रख सकते, बाकी सब पे सरकार का नियंत्रण होता है। हाँ, तो सरकार के द्वारा उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया जाता था। उसमें जो है सहकारी संस्था जो है वो जो है एक वार्षिक लक्ष्य जो है वो निर्धारित रखती थी और वही अपने मूल्य को निर्धारित करती थी। और इसमें जो है वार्षिक लक्ष्य जो है वो सरकार निर्धारित करती है और सरकार ही उत्पादन को निर्धारित मूल्य पर खरीदती है और खरीद कर फिर जो है मार्केट में बेचती है। सामूहिक कृषि को पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने प्रारंभ किया था। जो हमारा सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ में क्या थी, वहाँ पे समाजवादी सरकार थी। वो उसमें जो है सरकार का ही सभी चीज़ों पर नियंत्रण होता था। तो उस टाइम में जो है ये सामूहिक कृषि जो है ये सक्सेसफुल रही थी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है इसमें भी संशोधन किया गया, इसमें भी बदलाव किए गए। जब सोवियत संघ का 1991 में जब विघटन हो गया तो उसके बाद जो है फिर इसमें भी संशोधन किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरी चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो की जो लिंक है, पिछले वीडियो की लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडवर्ब। थैंक यू। जय हिंद।